नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा कंप्लीट करके गए थे। आज यह हमारा अंतिम वीडियो रहेगा संविधान सभा पर, क्योंकि संविधान सभा तो हमने कंप्लीट पढ़ ली थी, फिर भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और शामिल कर देता हूँ संविधान सभा में, ताकि भविष्य में जो भी परीक्षा में प्रश्न आए वह आपका गलत न हो। तो आइए दोस्तों, संविधान सभा पर अंतिम जो क्लास है वो देख लेते हैं आप। संविधान सभा हेडिंग डाले संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा तो कंप्लीट हो गई थी। संविधान सभा में आप यूं इस प्रकार एक नया चैप्टर शामिल कर सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आप यूं डाल सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यानी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो, हालांकि कुछ छूटा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा बताई जाती है, क्योंकि जैसे गणतंत्र है, गणतंत्र शब्द वहां नहीं बताया जाता जबकि प्रस्तावना में बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंतर्गत आज फिर आपसे बता देता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं संविधान सभा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में संविधान सभा में आपसे ये प्रश्न पूछे कि संविधान सभा में कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ, कुल कितने शब्दों का प्रयोग। यानी संविधान सभा में जितनी भी बहस हुई, अगर आप राज्यसभा की साइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको शब्द भी मिल जाएंगे कि कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, अगर पूछे कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो कुल शब्दों का प्रयोग हुआ था दोस्तों 60 लाख शब्दों का प्रयोग, लगभग आंकड़ा है 60 लाख। अगर आपसे पूछे इन कुल में सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किसने किया था, सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर महोदय ने किया था। अब दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने ही 2,64,000 शब्दों का प्रयोग कितने किया था, तो ये भी बता देता हूं, 2,64,000 शब्दों का प्रयोग किया था। अब दोस्तों, इसीलिए तो इनको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। यानी संविधान निर्माण में सबसे अहम भूमिका जो पढ़ी जाती है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, क्योंकि कोई भी सवाल होता है, यानी प्रस्ताव संविधान में अगर प्रारूप समिति के द्वारा, यानी जो संविधान बनाया गया उसमें कोई भी प्रस्ताव रखा जाता, तो उसका कटाक्ष कौन करते थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट बात पर कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा को लेकर चर्चा हुई थी दोस्तों, कि राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए। अब हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है। और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदी को राष्ट्र भाषा दर्जा देने के लिए अपना एक प्रस्ताव रखा था, तो वो हम सब चर्चा करेंगे। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभी लोगों के सवालों का उत्तर देते थे, इसलिए सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, 2,64,000। नेहरू जी तो 24-25,000 में सिमट गए थे दोस्तों। तो ये ध्यान रख लेना। यानी संविधान में कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ था, 60 लाख शब्दों का प्रयोग हुआ। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किया था दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट तथ्य क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट तथ्य, संविधान इस देश की राष्ट्रभाषा, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह उल्लेखित नहीं है, जबकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है।
यानी इस देश की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान का कोई आर्टिकल जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का उल्लेख है तो भारतीय संविधान का कोई सी भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देता है। तो यूं भी कह सकते हैं इस देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी संविधान में प्रदत्त नहीं है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है दोस्तों? ये अनुच्छेद है आर्टिकल 343 में दे रखा है। और ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार के पटवार परी में आया था। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान इस देश की राजभाषा हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी होगी वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 343। और राजभाषाओं का जिक्र दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। राजभाषाओं का उल्लेख कहाँ है? तो अनुसूचियों में है, शेड्यूल्स में है। कौन सी शेड्यूल्स में है? तो 8 में सभी राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? राजभाषाएं थी 14 थी। अब कितनी है? वर्तमान में 22 है दोस्तों, ये भी मैंने बताई थी, यानी 8 भाषाएं और जुड़ी गई थी। 8 भाषाओं में पहला 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां, फिर 92वां संविधान, 21, 67, 92वां, 71वां 92 में हुआ, ये 2003 में हुआ था दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन के तहत हिंदी को भाषा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। यहाँ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यहाँ मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, हम ये अनुसूचियों में बात कर चुके हैं दोस्तों। तो यानी इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन ये भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान में यही उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 343 में उल्लेखित है दोस्तों। अब दोस्तों भारतीय संविधान की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, क्या संविधान सभा में ऐसा कोई मेंबर था जिसने इस हेतु प्रस्ताव रखा था? तो बिल्कुल एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस बात को लेकर प्रस्ताव रखा था। तो उनका नाम ऐड कर देता हूं। यानी ये कमेंट पूछे जाते हैं दोस्तों, आरएस प्री में कमेंट पूछा गया था इसी प्रकार का। आरवी दुलेकर महोदय हैं। इन्होंने भारतीय संविधान यानी संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव क्या रखा था? ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव इनका खारिज हो गया था, यानी स्वीकार नहीं किया गया था। हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला दोस्तों। तो ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की यानी भारतीय संविधान के अनुसार इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किसी भी अनुच्छेद में ये बात उल्लेखित नहीं है। हिंदी राजभाषा के रूप में उल्लेखित है आर्टिकल 343 में। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने के लिए संविधान सभा में किस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा था? तो आरवी दुलेकर महोदय ने रखा। तो आई होप यहां तक क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु पर क्या एक शब्द बताया था, यानी गणतंत्र के रूप में गणतंत्र। अब दोस्तों गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है देश का प्रधान निर्वाचित हो, वंशानुगत न हो। इस देश का प्रधान होता कौन है? यानी भारत देश का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति यानी देश का पहला नागरिक होता है। और प्रथम प्रधान बने कौन थे? अगर बात करूं प्रथम की, तो प्रथम बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत गणतंत्र राज्य या राष्ट्र कब बना था? तो 26 जनवरी को बना था। ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। यानी इस देश का प्रधान और निर्वाचित किसके माध्यम से होगी? जनता इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन जनता भागीदारी जरूर होती है दोस्तों। अप्रत्यक्ष रूप से होती है, लेकिन वो बात अलग है, अप्रत्यक्ष तरीका अलग है, लेकिन होता तो जनता के द्वारा ही है। तो गणतंत्र का ये प्रश्न पूछा दोस्तों अब की बार के शायद सेकंड ग्रेड में इस प्रकार। हाँ, सेकंड ग्रेड में ये नहीं पूछा दोस्तों। सेकंड ग्रेड में ये पूछा था कि हम भारत के लोगों का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम भारत के लोगों का मतलब यही होता है कि यह देश संप्रभु है दोस्तों। संप्रभु शब्द का भी मतलब मैंने बताया था दोस्तों। तो यहाँ गणतंत्र का आशय क्या है? देश का प्रधान निर्वाचित हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय लोक दिवस, यानी इस प्रकार का प्रश्न पूछे अंतरराष्ट्रीय लोक दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, शुरुआत 2015 से हुई है, 2015 से, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब मैंने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र 15 सितंबर, शुरुआत 2015 को। अब दोस्तों अंतिम बिंदु के रूप में सेलेक्ट करते हैं अंतरिम सरकार। हालांकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन संविधान सभा में क्यों पढ़ा जाता है अंतरिम सरकार का गठन? क्योंकि सरकार पॉलिटी में आती है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया दोस्तों। हालांकि ये हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, अच्छे से हिस्ट्री में डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं तो फैक्ट के रूप में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। अंतरिम सरकार की दोस्तों ये पूछ ली जाती है कि पहली बात तो ये अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी, पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है दोस्तों, घोषणा किसने की? घोषणा किसने की, यानी घोषणा किसने की। नेक्स्ट दोस्तों, फिर इसका गठन कब हुआ। नेक्स्ट सवाल ये पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया दोस्तों। बस सबसे मोटा सवाल तो यही है, अध्यक्ष पद को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों। सॉरी, उपाध्यक्ष पद को लेकर। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो अंग्रेजी बना था दोस्तों। उपाध्यक्ष के बाद में इसमें शामिल कौन नहीं हुआ, शामिल नहीं। घोषणा किसने की थी, तो दोस्तों घोषणा करेंगे, सॉरी घोषणा को हुई थी 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, 24 अगस्त 1946। किसने की थी, तो हम पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन के द्वारा घोषणा की गई थी। अंतरिम शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है काम चलाओ दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। एक तो होता है अंतिम, अंतिम का मतलब तो होता है लास्ट, यानी सबसे लास्ट में वो उसको अंतिम कहते हैं। अंतरिम का मतलब होता है काम चलाओ। गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को दोस्तों। 2 सितंबर 1946। 24 अगस्त को घोषणा हुई है, गठन अगस्त में हुआ था दोस्तों। अध्यक्ष कौन बने थे, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू लिख देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है दोस्तों। शामिल नहीं, तो दोस्तों शामिल कौन नहीं था, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई इसमें। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। और तथ्यों के रूप में बात करें दोस्तों, इसमें प्रारंभ में सदस्य कितने थे और बाद में कितने थे, ये भी ध्यान रखना। अंतरिम सरकार में प्रारंभ में सदस्य थे दोस्तों 13। कितने सदस्य थे, 13 थे दोस्तों। बाद में कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। इन 13 में से 3 को हटा दिया जाता है दोस्तों, 3 हटा दिए। अब बचे कितने, तो बचे भी 10 बचे। 10 में 5 नए सदस्य जोड़ेंगे और कुल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 5 सदस्य जोड़े कौन गए थे दोस्तों, ये मुस्लिम लीग के जोड़े गए थे। अब मुस्लिम लीग शामिल क्यों हुई थी, शामिल होने की डेट भी बताऊंगा दोस्तों। मुस्लिम लीग का शामिल होने का उद्देश्य यही था कि सरकार के अंदर घुसकर पाकिस्तान की मांग को जोड़ देना दोस्तों। अब दोस्तों समस्या क्या आई थी, अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा था कि अंतरिम सरकार में हमें कौन सा पद दिया गया। तब इन्होंने ये कहा था, इनकी यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हमसे ये भूल हो गई, मुस्लिम लीग को भी किसी न किसी पद पर नॉमिनेट जरूर करना था। लेकिन बात ये हुई थी, एक बार यानी 2-3 महीने के लिए अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जब तक काम पूर्ण नहीं हो जाता है, और कुछ महीनों के लिए आप रह जाइए दोस्तों। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष पद नहीं छोड़ा था, लेकिन वो सब नहीं बात करेंगे दोस्तों हम। अंतरिम सरकार का गठन, घोषणा 24 अगस्त 1946। घोषणा किसने की, कैबिनेट मिशन ने की थी दोस्तों। गठन को हुआ 2 सितंबर 1946 को लेकर। अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। शामिल कौन नहीं हुआ, मुस्लिम लीग। प्रारंभ में सदस्य कितने थे, 13 थे, बाद में बाद में कितने हुए थे, 15। प्रारंभ में 10-13 सदस्य थे ना, इनमें से 3 हटा दिए दोस्तों। 3 हटाकर 5 सदस्य शामिल किसके किए, मुस्लिम लीग के दोस्तों। अब मैं इन 3 की बात करता हूं, यानी ये मिटा देता हूं दोस्तों। यानी हम सदस्य में बात कर रहे थे, सदस्य
प्रारंभ में कितने थे और बाद में। तो दोस्तों प्रारंभ में थे 13, 13 में से 3 हटा दिए दोस्तों, 3 हटाए, 3 हटाए। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अल जहीर, शरद चंद्र बोस, अहमद खां। अल जहीर, शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, और एक है अहमद खां। इन तीनों को हटा दिया गया दोस्तों। इनकी जगह किनको शामिल किया गया, यानी 10 + 5, ये 5 सदस्य कौन आए थे, तो ये आए थे दोस्तों मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग शामिल, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हो गए दोस्तों। अब मुस्लिम लीग वाले सदस्य शामिल हुए करते, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 26 अक्टूबर 1946 की घटना है। 26 अक्टूबर 1946 ये सब हुआ था 1946। अब दोस्तों सदस्य शामिल हुए थे, इनका उद्देश्य क्या था, यानी मुस्लिम लीग वालों का उद्देश्य, अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही था, सरकार के अंदर घुसकर पाकिस्तान की मांग करना। सरकार के अंदर घुसकर पाकिस्तान की मांग, पाक की मांग, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पूर्णतः नकार दिया था किसको, पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया था। अब ये सरकार के अंदर घुसकर मांग करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये लो दोस्तों अंतरिम सरकार। अब दोस्तों इस प्रकार विद्रोह होने लगे, यानी मुस्लिम लीग वाले चाहते नहीं थे कि अंतरिम सरकार सफल हो। अब परिणाम क्या निकल कर आता है, परिणाम निकल कर आया दोस्तों, इससे पहले अंबेडकर जी का कथन है, अंबेडकर कमेंट के रूप में याद कर लेना दोस्तों। अंबेडकर जी ने कहा था, यानी अंतरिम सरकार को देखकर कहा, यह एक ऐसे देश की सरकार है, यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। परिणाम क्या निकल कर आया, अंतरिम सरकार असफल, अंतरिम सरकार असफल। अब दोस्तों पूरा का पूरा मैटर चला जाता है, पूरा का पूरा हिस्ट्री में चला गया, किस प्रकार क्या होता है वो सब हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों संविधान सभा। आज मैंने संविधान सभा को पूर्णतः विधि विधान के साथ में पूर्णतः कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यानी हम संविधान के आयामों पर चर्चा कर रहे थे और लगे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, और संविधान सभा तक कंप्लीट पढ़ लिया दोस्तों। लगभग इन्हीं 2-4 टॉपिकों पर, यानी इसी के बीच में प्रस्तावना आई, अनुसूचियां आई, संविधान सभा आ गई दोस्तों, और जितने भी एक्ट थे वो सब हमने पढ़े। लगभग 35 वीडियो दोस्तों इस यानी 3-4 चैप्टर पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप गैस कर सकते हैं कि संविधान को हमने कितने अच्छी तरीके से, यानी कितने अच्छे डिटेल से पढ़ा है। लगभग मेरा मानना यही है कि अगर आप एक बार ये देख लेते हैं और बेयर एक्ट यानी भारतीय संविधान का बेयर एक्ट जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आजकल प्रश्नों की जो शैली है ना दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार नहीं पूछे जाते सीधा सीधा कि छुआछूत का अंत किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है। प्रश्न शब्द से आते हैं दोस्तों, यानी भारतीय संविधान के मूल जो शब्द थे ना वो पूछे जाने लगे। इसलिए मेरा मानना है, यानी मैंने सिंपल एंड सरल शब्दों में तो समझा दिया आपको, लेकिन शब्द से जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि बेयर एक्ट जरूर देखना पड़ेगा आपको। एम लक्ष्मीकांत देखते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन बेयर एक्ट जरूर देखें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, अब हम संविधान के आर्टिकल्स पर आ जाएंगे, यानी भाग 1 पर आ जाएंगे, राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।